अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपनी एक्सरसाइज 1.3 को कंटिन्यू करेंगे। उसमें हमने एक्सरसाइज 1.3 हमने अपने लेक्चर 3 में जो है वो स्टार्ट की थी एंड उसमें मैंने आपको वेन डायग्राम के हवाले से कुछ इंट्रोडक्शन दिया था और हमने एक सवाल भी जो है वो किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 जो है वो देखते हैं और वो है द सेट्स ऑफ n and z। सबसे पहली बात तो ये है n जो है वो नेचुरल नंबर कहलाते हैं, नेचुरल नंबर्स। इसका मतलब n जो है वो हो जाएगा 1 2 3 अप टू 100, जबकि z जो है वो नंबर हमारे पास होते हैं इंटीजर्स। तो इंटीजर्स जो हैं वो हमारे पास 0 पॉजिटिव 1 पॉजिटिव नेगेटिव 1 पॉजिटिव नेगेटिव 2 पॉजिटिव नेगेटिव 3 टू सो। तो हम कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन इंटरसेक्शन अप्लाई करेंगे और वेन डायग्राम के थ्रू इसको जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले कम्यूटेटिव लॉ हम लिख लेते हैं। सो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन। यूनियन का कम्यूटेटिव लॉ जो है वो कौन सा होता है? ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। अब ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए हमारे पास आ गया। इसमें जो है वो हम ये देखेंगे कि हमारे पास एक सेट n है और एक z है, लिहाजा ये चीज़ बदल जाएगी और ये हो जाएगी n यूनियन z इज इक्वल टू z यूनियन n। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, ठीक है जी। सो अब लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है? लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास n यूनियन z। अच्छा, इसको मैं सॉल्व भी करूंगा ताकि आपको कुछ बात समझा सकूं। सो n यूनियन z इज इक्वल टू n 1 2 3 एंड यूनियन z 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। सो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको थोड़ा सा ये बताया था कि पॉजिटिव 1 और नेगेटिव 1 ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और यूनियन में तो चले हमने इकट्ठा ही करके लिखना होता है, मगर इंटरसेक्शन के अंदर हम जो है वो इनको कॉमन नहीं ले सकते। सो जब हम यूनियन करेंगे तो यूनियन में सब चीज़ें इकट्ठी मिलकर आ जाती हैं, जैसे कि 0 प्लस माइनस 1 तो ऑब्वियस बात है आएगा, 2 भी आएगा, प्लस माइनस 3 भी आएगा। ये प्लस वाले नंबर हैं, ये प्लस 1, इधर प्लस भी है, 1 भी है, माइनस 1 भी है। तो प्लस और प्लस तो यूनियन में आएगा, साथ नेगेटिव भी शामिल होगा क्योंकि हर चीज़ शामिल होती है। अब अगर इसको थोड़ा सा गौर से देखें तो यही सेट है और इस सेट का नाम क्या है? z। इसका मतलब अगर हम n यूनियन z निकालते हैं तो हमें इसका आंसर जो है वापस क्या मिलता है? z मिलता है। तो इसको वेन डायग्राम के थ्रू जो है वो रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। सो ये मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। सो यूनिवर्सल सेट। सो एक हमारे पास होगा n एंड एक होगा z। अब यहाँ पर मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको कहा था कि मैं सारा कुछ शेड कर रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि सारा इसलिए शेड हो रहा है क्योंकि हमने सब कुछ शामिल कर दिया। यहाँ भी हमने यही किया है, जो पिछले मैंने लेक्चर में बात की थी वही वाली बात की है, लेकिन इधर सिर्फ एक बात का ख्याल रखना है कि जब हमने n यूनियन z निकाला तो इसका आंसर हमें क्या मिल गया? z मिल गया। सो n यूनियन z ही है, लिहाजा सिर्फ और सिर्फ z को हम शेड करेंगे जिससे हम ये बता सकेंगे हमने इसका यूनियन जो है वो लिया। थोड़ा सा बात को क्लियर कर लें कि n यूनियन z जो है वो z ही है, ठीक है। तो z होने की वजह से हम सिर्फ और सिर्फ किसको शेड कर रहे हैं? z को शेड कर रहे हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड जो है वो आती है। राइट हैंड साइड क्या है? राइट हैंड साइड इज इक्वल टू z यूनियन n। तो इसका मतलब ये हुआ कि z यूनियन n इज इक्वल टू z हमारे पास है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन, यूनियन n जो है 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो जब आप इसका यूनियन करेंगे तो 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अब सो ये हमारे पास जो है वो आ जाएगा। तो वही सेम तकरीबन बात ही होगी, ये भी क्या आएगा?
z आएगा। सो जब आप इसका बनाएंगे वेन डायग्राम, तो एक ये है, एक ये है, ये हमारे पास z है और ये n है। सो क्या होगा, हम जब z को रेट करेंगे उसकी वजह ये है कि जितनी भी हमारे पास यूनियन, जो भी हमारे पास यूनियन आया है वो क्या कहला रहा है, z ही कहला रहा है। अच्छा, आपने इस चीज़ को कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है, क्योंकि जो हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी उस पर यही बताया था मैंने कि सब कुछ शामिल होता है। तो सब कुछ अभी भी शामिल है, देखें सब कुछ ही शामिल है, मगर वो चूँकि z के इक्वल है लिहाजा हमें सिर्फ z को ही शेड करना होगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको बेसिकली होमवर्क में दिया था और मैंने खुद इसलिए करवा दी क्योंकि मुझे पता था कि आप यहाँ इन चीज़ों में कंफ्यूज हो जाएंगे। सो ये हमारा कम्यूटेटिव लॉ हो गया यूनियन का। तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी, अब हम चलते हैं अपने दूसरे वाले इंटरसेक्शन के लॉ के ऊपर। सो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो होता है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। अब चूंकि हमारे पास z और n है, सो n इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू z इंटरसेक्शन n। सो हम लेफ्ट हैंड साइड में मालूम करेंगे जो कि हमारे पास n इंटरसेक्शन z है, और n इंटरसेक्शन z का मतलब यह है कि n का पहले सेट आ जाएगा हमारे पास 1 2 3, इंटरसेक्शन z का आ जाएगा 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो। तो अब हम इसका इंटरसेक्शन लेने लगे। अब याद रखना है कि n सारी पॉजिटिव वैल्यूज हैं और z में पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं, लेकिन पॉजिटिव वाली सिर्फ पॉजिटिव के साथ कॉमन आ जाएंगी, तो हम सिर्फ उन्हीं को ही लिखेंगे। बाकी जो नेगेटिव वाली हैं वो चूँकि कॉमन नहीं है लिहाजा वो नहीं लिखी जाएगी। और ये वाला जो सेट आपने देखा है ये किसके बराबर है, ये बराबर है n के, ठीक है, ये वही नेचुरल नंबर हमारे पास आ गए। अब जब हम इसकी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे, हम इसकी वेन डायग्राम ड्रॉ करने लगे। सो लेकिन वेन डायग्राम ड्रॉ करने लगे, ये हमारे पास जो है वो क्या है, n है और ये हमारे पास z है। अब मैंने बताया था कि दोनों का जो कॉमन पार्ट होगा उसी को ही हम शेड करेंगे इंटरसेक्शन के अंदर। अगर यहाँ क्या हुआ है कि जो इनका इंटरसेक्शन निकला है, यानी कि दोनों सेट्स का जो कॉमन निकला वो है ही क्या, नेचुरल। अब नेचुरल है तो लिहाजा हमें शेड तो नेचुरल को ही करना है ना, ठीक है। सो ये हमारे पास नेचुरल का जो सेट है वो शेड हो गया, और इससे हमें यही पता चल रहा है कि हम जो है इंटरसेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। अब जो मैंने उस दिन मिड में जो इसको किया था, शेड किया था, तो वो उस क्वेश्चन के लिए बात बिल्कुल ठीक थी, मगर अगर इस क्वेश्चन को मैं आप मिड में शेड कर देंगे तो शायद ये वाला क्वेश्चन जो है वो ऑब्वियसली गलत हो जाएगा। लिहाजा इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमें ये काम करके पहले पता लगाना पड़ेगा कि भाई जो आंसर आ रहा है वो किसी उसी में से किसी सेट के इक्वल तो नहीं है। अच्छा, अगर हम इसी तरह सेम प्रोसेस में जाते हुए इनका इंटरसेक्शन लेने, सो इनका इंटरसेक्शन आ जाएगा राइट हैंड साइड, जो कि हमारे पास क्या है, z इंटरसेक्शन n। तो z इंटरसेक्शन n इज इक्वल टू z जो है वो 0 पॉजिटिव नेगेटिव 1 पॉजिटिव नेगेटिव 2 पॉजिटिव नेगेटिव 3 अप टू सो ऑन, इंटरसेक्शन 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो इधर भी हमारे पास इंटरसेक्शन में पॉजिटिव वैल्यूज आ जाएंगी 1 2 3 अप टू सो ऑन, और ये फिर अगेन किसके बराबर है, n के बराबर है। अब ये फिर n के बराबर हो गया। अब जब इसकी हम वेन डायग्राम बनाएंगे तो वही सेम चीज़ जो है वो दोबारा हमें देखने को मिलेगी, z n, और वही n ही शेड होगा क्योंकि इंटरसेक्शन हमें क्या मिल रहा है, n मिल रहा है। ठीक है जी, आपको क्लियर हो गया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो इसका पार्ट नंबर 3 है, और वो ये कहता है कि सी जो है वो x such that x belongs to n and 8 less than equal to x less than equal to 18, और d जो है वो है y such that y belongs to n and 9 less than equal to x less than equal to y less than equal to 90 जी। तो इस क्वेश्चन को उसने सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में हमें जो है वो दिया है, ताकि वो हमें कंफ्यूज करना चाह रहा है या वो हमें ये चेक करना चाह रहा है कि क्या हमें सेट बिल्डर नोटेशन आती है या नहीं आती। तो बेसिकली हमें इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा इस तरह की शक्ल में। सो सी को आप कैसे लिखेंगे, देखिए ये 8 है, ये 18 है। इससे ये पता चला कि जो हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं वो 8 से स्टार्ट होके 18 पे ख़त्म होंगी, ठीक है। दूसरी बात ये कि ये n लिखा हुआ है, n मतलब नेचुरल नंबर का सेट है, इसका मतलब ये 8 से लेके 18 तक तरतीब से चलेगा, क्योंकि नेचुरल नंबर तरतीब से चलता है। और फाइनली अब ये देखना है कि क्या 8 और 18 शामिल हैं या नहीं। तो अब जो कि इस तरह के साइंस के नीचे ये इक्वल की बात भी हो रही है, मतलब ये जो लेस देन इक्वल ये जो होता है इसको बोलते हैं लेस देन एंड इक्वल, छोटा भी और इसके बराबर भी। इसका मतलब ये जब लाइन नीचे लग जाती है तो फिर जो इसके साथ वाले नंबर होते हैं ये खुद भी इसमें शामिल हो जाते हैं। तो अब जब हम नेचुरल नंबर लिखेंगे सी के लिए तो हम उसको 8 से स्टार्ट करेंगे, 18 तक लेके जाएंगे, मगर वो खुद 8 और 18 भी क्या होंगे, शामिल होंगे, और अप टू सो ऑन ये 18 तक आ जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह जो डी है वो 9 से स्टार्ट होगा और वो करते करते 10, 11 और वो करते करते हमारे पास कहाँ आ जाएगा, 19 के पास जो है वो आ जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा है, इस क्वेश्चन को बिल्कुल सेम प्रोसेस में लेके जाते हुए आपने जिस तरह आपने पहला पार्ट किया है, ठीक है। पहले पार्ट में आपने जो डायग्राम बनाई थी उसमें आपने सारा कुछ शेड कर दिया था, क्योंकि इन दोनों का यूनियन था। अगर आप इन दोनों का यूनियन निकालें तो क्या बनेगा, 8, 9, 10 और टू सो ऑन ये 19 तक यूनियन आ जाएगा। मतलब सारा कुछ शामिल हो गया, सारा कुछ शेड हो जाएगा। इंटरसेक्शन जब लेंगे तो बीच में क्या हो जाएगा, बीच वाला एरिया शेड होगा। क्यों? क्योंकि इंटरसेक्शन के अंदर 9 से लेके 18 तक वैल्यूज जो है वो कॉमन आ जाएंगी। ये आखिर का 8 और आखिर का 19 निकल जाएगा। इसका मतलब सिर्फ दरमियान में सारी वैल्यूज लिखेंगे, बाकी वाली जो वैल्यूज होंगी उसमें से 2 ही आएंगी। सो हम दरमियान वाली शेडिंग करेंगे। तो इस क्वेश्चन को अगर आपने करना है तो बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे आपने पार्ट 1 जो है वो किया है, ठीक है। सो आप इसको खुद करेंगे। अच्छा, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सो 4 क्वेश्चन है दी सेट्स ऑफ ई एंड ओ। सो ई क्या होता है, ई इज इक्वल टू इवन नंबर, और इवन नंबर की डेफिनेशन क्या है, ऐसे तमाम नंबर जो कि 2 के टेबल में आए उन्हें इवन नंबर बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास 2, 4, 6, 8 और टू सो ऑन, ये जो है वो हमारे पास क्या होता है, आगे जो है वो चला जाता है। और मैं कुछ कंफर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें जो है वो इवन नंबर्स के अंदर 0 भी शामिल होता है, क्योंकि आपका टेबल जो है वो 2 0 0, 2 0 0, इसका मतलब ये इसमें 0 भी शामिल है। सो ये इवन नंबर्स है। और O इज इक्वल टू ऑड नंबर्स, और ऑड नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, ऑड नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, ऑड नंबर्स और वो नंबर जो कि 2 के टेबल में नहीं आते। इसका मतलब इसके अलावा जो बच जाते हैं 1, 3, 5, 7 और 2 सो, ठीक है जी। अब इसको भी आपने करना है सेम प्रोसेस में जाते हुए। जब आप इसके ऊपर यूनियन अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 तरतीब से सारा कुछ आ जाएगा। इसका मतलब सारी शेडिंग हो जाएगी। जब आप इंटरसेक्शन लेंगे, सो इंटरसेक्शन के लिए आप एक बात समझ लें कि जब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है, जब आप E का इंटरसेक्शन लेंगे O के साथ, तो देखें इसमें कोई चीज़ जो है वो कॉमन नहीं है। तो जब कॉमन नहीं आएगी तो फिर क्या होगा, एम्प्टी आएगा। जब एम्प्टी आएगा तो फिर जब आप इन दोनों की डायग्राम बनाएंगे ऐसे करके E और O, तो अब चूंकि कॉमन पार्ट एम्प्टी है, एम्प्टी मतलब खाली,
अब जब खाली है तो इसका मतलब कुछ भी शेड नहीं होगा, हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, इस बात का आपने जो है वो ख्याल रखना है कि चूँकि इंटरसेक्शन के अंदर ये एम्प्टी सेट आएगा, तो एम्प्टी सेट मीन्स कि इसको जो है वो हमने छोड़ देना है। ठीक है जी, तो यूनियन तो बिल्कुल वही होगा, सारा कुछ शेड होगा, इंटरसेक्शन एम्प्टी आएगा, लिहाजा एम्प्टी के लिए हम इसको खाली छोड़ देंगे। ये इस क्वेश्चन को जो है आपने खुद से कंप्लीट कर लेना है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन काफ़ी लंबा है, मैं इसको लिख नहीं सकता। कॉपी द फॉलोइंग फिगर्स एंड शेड अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशंस मेंशन्ड बिलो। ठीक है जी, आपने इनको कॉपी करना है, यानी कि जितनी टाइप तस्वीरें बनी है इनको आपने इधर बनाना है, और बनाने के बाद आपने इनको शेड करना है, नीचे इनके ऑपरेशंस दिए हुए हैं। सबसे पहला इसने हमें दिया है पॉइंट नंबर 1 यू जी, इसने एक हमें कुछ ऐसे बना के दिया इसमें ए बी। ठीक है, इसको आपने देखें नीचे ऑपरेशन क्या है, ए यूनियन बी। सो जब ए को यू से यूनियन करते हैं आपके सामने सब कुछ क्या होता है, शामिल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको ऐसे शेड कर देंगे, देखिए ऐसे ऐसे, ठीक है, ये आपका ऐसे शेड होगा जी। पार्ट नंबर 2, U दिया हुआ है और अंदर इसने A दिया हुआ है, तो वो कहता है U का यूनियन करना है A के साथ। तो अब U का यूनियन A के साथ, इसका मतलब सारा कुछ शामिल है। सारा कुछ जब शामिल होगा तो फिर सारा शेड कर दिया जाएगा, ये देखें सब शेड होगा। सब कुछ क्या कर दिए, शेड कर दिए। उसके बाद उसने हमें कहा है थर्ड वाला पार्ट कि यू का यू नहीं, ए का यूनियन करना है ए के साथ। अब ए का जब ए से यूनियन करेंगे तो वापस आंसर क्या आएगा। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दे के समझाता हूँ कि अगर ए सेट मेरे पास 1 2 3 था, तो मैंने जी ए का ए से यूनियन कर दिया, कुछ भी ले लें, तो ए का ए से यूनियन किया तो 1 2 3 का यूनियन 1 2 3 से किया, और जब 1 2 3 का यूनियन 1 2 3 से किया तो वापस 1 2 3 ही हमारे पास आना है। इसका मतलब हमारे पास वापस क्या आएगा, ए ही आएगा। सो ए को ही शेड करेंगे सिर्फ। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमने किसको शेड किया है, ए को जो है वो शेड किया है जी। हमारा नेक्स्ट जो है वो पार्ट है पार्ट नंबर 4 है, ये डायग्राम नंबर 4 है। सो यू इधर है, ये ए सेट है और सेट ए के अंदर इसने सेट बी जो है वो रखा हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, जब इस तरह की रिप्रेजेंटेशन सामने आती है कि एक सेट के अंदर दूसरा सेट होता है, इसका मतलब यही होता है कि बी जो है वो इस ए का क्या है, सबसेट है। ठीक है, मैंने सबसेट बताया था ना कि एक सेट जो है वो जब पहले वाले सेट का हिस्सा हो जाए तो वो सबसेट कहलाता है। अब चूंकि बी पूरा इस ए के अंदर पड़ा हुआ है, लिहाजा बी इस ए का क्या है, सबसेट है। तो वो ये कहता है कि ए और बी का क्या करेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। अच्छा, आपको इसको भी मैं एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश करता हूँ। मिसाल के तौर पे ए आपके पास है 1 2 3 4 5 और बी आपके पास है 2 3 4। अब अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि 2 3 4 यहाँ पर मौजूद है, इसका मतलब बी ए का क्या है, सबसेट है, तभी उसने इसको अंदर रखा हुआ है। अब अगर ए और बी का इंटरसेक्शन करेंगे तो आएगा 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, इंटरसेक्शन 2 3 4। अब देखें, हम इसका इंटरसेक्शन जब लेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास आंसर क्या आएगा, हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 2 3 4, 2 3 4 आंसर आएगा, यही आएगा। इसका मतलब ये किसके बराबर है, वापस बी के बराबर है। तो हम शेड किसको करेंगे, सिर्फ और सिर्फ बी को करेंगे।
ये देखें ये, ठीक है जी। अच्छा उसके बाद हमारे पास आता है u, सॉरी डायग्राम नंबर 5। यहाँ पर उसने कहा है कि ये u है और u के अंदर पड़ा है a, ठीक है जी, और u है इंटरसेक्शन है। अब सेम बात इसने ये भी कर दी है। फर्क कितना है कि यहाँ a के अंदर b पड़ा हुआ था, यहाँ पूरे u के अंदर क्या पड़ा हुआ है, a पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब a u का क्या हुआ, सबसेट हुआ। तो जब हम कॉमन लेंगे तो वापस आंसर क्या आएगा, u ही आएगा, a ही आएगा। लिहाजा a को जो है वो हम क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। ये देखो, ठीक है जी। उसके बाद हमारा लास्ट वाली डायग्राम है इसकी। ये है हमारे पास a, तो a का इंटरसेक्शन a के, तो जब आप a का इंटरसेक्शन a के साथ करेंगे तो क्या आंसर आएगा। तो इसकी भी हम एक एग्जांपल लेके चेक करते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं कहता हूँ कि a मेरे पास है 1 2 3, ठीक है जी। तो a का मैंने इंटरसेक्शन किया a के साथ 1 2 3, इंटरसेक्शन 1 2 3। तो जब इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 आएगा, और 1 2 3 क्या है, इज ऑल्सो a। तो किसको शेड करेंगे, a को शेड करेंगे, ठीक है जी। तो ये आपका इस तरीके से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये वो कह रहा है कि फॉर द गिवन सेट्स वेरीफाई द फॉलोइंग लॉज थ्रू वेन डायग्राम। ये नीचे कुछ इसने हमें सेट दे दिए हैं और इन सेट्स के लिए ऊपर 4 जो है वो इसने हमें लॉज बताए हैं। उन चारों लॉज को जो है वो इस जो है वो वेन डायग्राम के थ्रू हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो जी क्वेश्चन 3 का जो पार्ट नंबर ए है, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर ए, वो है सेट हमें दिए हुए हैं 2 4 6 8। जी बाय मिस्टेक यहाँ इन्होंने 0 लिखा हुआ है, ये 0 नहीं बल्कि 10 है। मे भी न्यू बुक्स के अंदर इन्होंने 10 ही किया हो, मगर मेरे पास जो बुक है उसमें इसने 0 किया हुआ। तो ए इधर आ गया, ये आ गया 1 3 5 7 9 11, और सी आ गया 3 6 9 12 15। जी तो पहला है हमारे पास लॉ, एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन। जी पढ़ा चुका हूँ सारे लॉज, तो अगेन एक दफ़ा आप अपने लॉज को रिकॉल करें। जी ये होता है ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है जी। सो अगेन इन इस क्वेश्चन को हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम उसकी डायरेक्ट जो है वो डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो इसमें कुछ बातें हैं समझने वाली। पहली तो बात यह है कि देखें, जब आप बी को सी से यूनियन करेंगे ये सारा कुछ शामिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब आप इस सारे का यूनियन किससे करेंगे, ए से करेंगे, तो फिर ए से जो यूनियन होगा उसमें तीनों सेट के जितने नंबर हैं वो सब के सब शामिल हो जाएंगे। तो इससे क्या पता चला, जब आप वेन डायग्राम बनाएंगे तो आप जो है वो ए बी सी सर्कल बनाएंगे, सबको क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। लेकिन इसकी जो शेडिंग होगी उसमें थोड़ा सा फर्क होगा। अब वो फर्क समझने ताकि आपको क्लियर हो सके वो फर्क क्या है। देखें ये यू है, अब एक हमारे पास होगा ए, एक हमारे पास होगा बी, एक हमारे पास होगा
सी। अब तीसरा बनाया तो तीसरा भी इनके साथ मिलाना पड़ेगा क्योंकि हम ओवरलैपिंग जो है वो कर रहे हैं। देखें, पहले आपने बी को सी के साथ यूनियन किया, तो जब बी को सी के साथ यूनियन किया तो सब कुछ शामिल हुआ। इसका मतलब मैं बी और सी की जो शेडिंग है वो कर दूंगा। ये देखें, मैं अभी सिर्फ और सिर्फ बी और सी, मतलब ये चीज़ अगर आप ऐसे साइड पे निकाल के देखें तो मैं ये काम कर रहा हूँ। ये देखिए, मैंने इसको साइड पे निकाल दिया। आप समझ लेंगे ए अभी है ही नहीं, ठीक है, हमने से बी यूनियन सी किया, तो मैं इसको ऐसे शेड कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने बी यूनियन सी, इसी तरह बी यूनियन सी को कंप्लीट शेड करेंगे। अब बी यूनियन सी कंप्लीट शेड कर दिया है, क्यों? क्योंकि पहले आपने ब्रैकेट में बी यूनियन सी को सॉल्व किया। अब जब किसी बी यूनियन सी के साथ आपने ए भी ऐड कर दिया है, इसका मतलब जब ए ऐड करेंगे तो फिर एक तीसरा सर्कल आपको ड्रॉ करना पड़ेगा जो कि ये है। अब इसकी शेडिंग ये वाली नहीं होगी, ये ऐसे वाली, इसकी शेडिंग आपने ऐसे करनी है, ऐसे, क्योंकि आप एक नया काम जो है वो कर रहे हैं, नई चीज इनके साथ मिला रहे हैं, तो इसकी शेडिंग भी इसकी क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो अब जब आपने डिफरेंट शेडिंग शुरू की करना, और ए की जो बाउंड्री है ना, बाउंड्री, ठीक है, जो इसकी हद है वो यहाँ तक है, ये बता दो आपको। ए की जो बाउंड्री है वो यहाँ तक है, लिहाजा इसकी बाउंड्री तक आपने शेडिंग करनी है, बाउंड्री तक। जो ही बाउंड्री खत्म होगी आपने वहीं पर रुक जाना है। तो अब आप देख सकते हैं कि इस शेडिंग में आपको जो पैटर्न नजर आ रहा है वो कुछ इस तरह का होगा। देखें, इस तरह का पैटर्न नजर आ रहा है आपको, ये इस एरिया में आपको सारा पैटर्न नजर आ रहा होगा। ये जो पैटर्न आपके सामने आ गया है, इस सारे पैटर्न का मतलब ये है कि आपने एसोसिएटिव लॉ को सॉल्व करते हुए इस तरह से जो है वो तीनों सेट का यूनियन लिया है। मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो दो चीज़ों का यूनियन लिया हमने, ऐसे शेडिंग की, एक नई चीज़ ऐड की उसमें भी यूनियन लिया तो हमने इसकी शेडिंग बदल दी। हाँ, फर्ज करें एक और चीज़ यहाँ पे ऐड कर दूंगा, फिर मैं शेडिंग इसकी मजीद क्या कर दूंगा, बदल जाऊंगा। इसका मतलब ये होगा कि जितनी चीज़ें ऐड होती जाएंगी शेडिंग उसी तरह से क्या होती जाएगी, बदलती जाएगी। तो अब सेम प्रोसेस में जाते हुए हम इसकी राइट हैंड साइड पर जाएंगे। सो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए यूनियन बी, जी इसका ब्रैकेट है, और यूनियन सी। तो सेम प्रोसेस में चले जाएं। बी क्यू है, देखें ये ए है, ये बी है, ये सी है, ए बी सी, ठीक है। तो अब चूंकि हमने फिर से वही करना है, यूनियन ही करना है, तो पहले अब करना पड़ेगा हमें ए और बी का। तो ए और बी को जी शेड कर देते हैं, ठीक है। ये बाहर नहीं निकालना आपने, इसका ध्यान रखना, यू शामिल नहीं हो रहा इसमें, हम सिर्फ ए और बी को ले रहे हैं। तो ए और बी की जहाँ तक हद है, जहाँ तक इसकी क्या है, बाउंड्री लाइन है, वहाँ तक हम इसको लेके जाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि ये देखें, ये इसकी बाउंड्री लाइन यहाँ पे खत्म हो रही है। मैं इसको सी पर मैं नहीं आया, मैं सिर्फ और सिर्फ उसी तक कर रहा हूँ। और अब क्या होगा, अब आप जो है वो यू को यूनियन करेंगे, सी के साथ इनको बनाएंगे। तो सी को बनाएंगे तो ये देखें, ये आ गया सी। ये आप देख लें कि इसमें सी हमने जो है वो ऐड कर दिया, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक पैटर्न बन रहा है, ठीक है, ये पैटर्न यहाँ पे आपको इस तरह नजर आ रहा है, ऐसे, और यही सेम पैटर्न आपको यहाँ पे ऐसे नजर आ रहा है। दोनों को जरा वो देंगे। बहरहाल ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ का, यूनियन का एसोसिएटिव लॉ जो है वो आ गया। ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड, ठीक है जी, राइट हैंड साइड। सो आपको जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर होंगी। हम इंशाल्लाह ताला
नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके बाकी के लॉज भी देखेंगे और जो लास्ट क्वेश्चन रहेंगे वो भी देखेंगे। अगर इन क्वेश्चंस के हवाले से इन जो मैंने तमाम तर चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की हैं, अगर इनके बारे से आपको कोई क्वेश्चन है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या वीडियो के नीचे कमेंट जो है वो कर सकते हैं।